नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने मतदान के लिए लोगों से अपील की है। युवाओं और महिलाओं से वोट डालने का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो असम, केरल, पुडुचेरी में मतदान जारी है। लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हर वोट से प्रदेश का भविष्य तय होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम, केरल और पुडुचेरी के मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ असमिया, मलयालम और तमिल भाषाओं में अलग अलग संदेश जारी कर लोगों, खासकर युवाओं और महिलाओं से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान शुरू हो चुका है और ये लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पर्व है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य के युवा और महिला मतदाता उत्साह के साथ भाग लेंगे और अपने जन कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। इसी तरह केरल के मतदाताओं से भी उन्होंने रिकॉर्ड मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अधिक भागीदारी राज्य की लोकतांत्रिक भावना को और मजबूत करेगी। वहीं पुडुचेरी में मतदाताओं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया और कहा कि हर वोट प्रदेश के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए लगातार मतदान हो रहा है। पुडुचेरी में 30 सीटों पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 3 सदस्यों को केंद्र सरकार की तरफ से मनोनीत किया जाता है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, आज 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी लोगों से, खासकर युवाओं और महिलाओं से ज्यादा वोटिंग करने की अपील यहां पर की है। क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल तीनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं जिसमें एक ही चरण में आज वोटिंग हो रही है। और जो शुरू से हमने सुबह 8 बजे से देखा है अभी तक, तो गति तो उतनी नहीं पकड़ पा रही है जितनी की उम्मीद की जा रही थी जी। क्योंकि पिछला अगर वोटिंग का अगर आंकड़े को आप अगर कंपेयर करो दोनों को, तो उसमें भी लगभग 2% आपको दिखाई देगा कि कम बढ़ोतरी हुई है। तो इससे ये लगता है कि जो रुझान है जनता का, वो ज्यादा, आप ये नहीं कहोगे बहुत उत्साह है, बहुत एक्साइटेडपन है इस चुनाव को लेके। जहां तक मुझे लग रहा है कि संतुलित है, ये कह सकते हो। लेकिन हो सकता है कि जनता भी 12 बजे के बाद बाहर निकले, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत हमेशा जो बढ़ता है या तो दोपहर में बढ़ता है, नहीं तो फिर वही इवनिंग समय जो बिल्कुल खत्म होने का टाइम होता है जी, वो है। लेकिन 1 बजे तक पता चल जाएगा कि वोटिंग प्रतिशत कहां तक पहुंचेगी और कितना हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात है, देखो ये जो चुनाव है, एंड में असम का चुनाव साहिल जी पूरा बदल गया है। पवन खेड़ा ने जो दस्तावेज मौजूदा सीएम, उनकी धर्मपत्नी, उनके परिवार के लिए जो उन्होंने जारी करा है, उसके बाद चुनाव की पूरी तस्वीर बदल गई है। इसमें चीज एक भी आ गई है, देखो क्या होता, सत्ता पक्ष और विपक्ष, उनके बीच में जो गठजोड़ होता है, आप पत्रकार, मैं हूं, हम तो एनालिसिस कर लेते हैं, हमें तो कुछ पता चल जाती है जी। लेकिन आम जनता इस हकीकत से परे रहती है। हाँ। इसमें दोनों में होता क्या, कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार का वो होता है। कॉन्ट्रैक्टर कहीं से कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और ठेकेदार क्या करता है, उसको सड़क को बनवाता है, आपस में मिलके खाते हैं। ये सच्चाई है सरकार की और विपक्षों की। अब भारतीय जनता पार्टी की जो चाल चरित्र, जो चेहरा है, वो हम आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके घर में 5 लोग हैं, अगर एक व्यक्ति आपके घर में आ जाए और आप उनको मुखिया बना दो और आप उनके अंडर में काम करो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कमोबेश इसी पथ पे चल रही है कि एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो खाटी का कभी कांग्रेसी होता था, उसको आसाम की बागडोर हमने 2 बार थमा दी है। तो जबकि हमारे पास बहुत लंबी कतार है, वरिष्ठता में कई ऐसे नेता हैं और कई जमीनी कार्यकर्ता जो नीचे से ग्राउंड जीरो से निकल के ऊपर आए हैं। तो ऐसों को मौका मिलना चाहिए और ये मांग बहुत समय से उठ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से चाह रही थी कि ये चुनाव की इस बार की तस्वीर बदले और बागडोर है हमारे ही हाथ में आए। हमारे का मतलब है हमारा ही कोई खाटी का नेता हो जो कैडर से निकला हो, उसको दिया जाए। कल आपने एक आसाम सरकार की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट आया था अखबारों में, पहले पन्ने में जी, कई सारी घोषणाएं थी, योजनाएं थी कल्याणकारी। उसमें
अमित शाह जी का फोटो था, प्रधानमंत्री का जी फोटो था, और तीसरा फोटो था नवीन नितिन का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन एक नाम मिसिंग था, वो था हिमता विश्व शर्मा जी। क्यों? इसके बड़े मायने लगाए जा सकते हैं, क्योंकि एन टाइम पे, एन वक्त पे ऐसा एडवर्टाइजमेंट निकाल के हिमता शर्मा का फोटो उसमें नहीं है, तो जाहिर है यहाँ से सब कुछ पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे भी बिहार को दोहराना चाहती है जी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर रमेश जी, जो आपने बात कही पवन खेड़ा को लेकर, जिस तरीके से कल से सुगबुगाहट हम देख रहे हैं और लगातार जिस तरीके के दस्तावेज पेश किए गए हैं, उसके बाद से जैसा कि आप कह रहे हैं कि चुनाव का जो पूरा एक सिनेरियो था वो बदलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ी देर हो गई? क्योंकि चुनाव नज़दीक आते आते तक जिस तरीके की तैयारियां हमने देखी हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां रही है या लोगों पर भारतीय जनता पार्टी का जो असर रहा है, क्या वो बदलने में इन दस्तावेजों की भूमिका रह पाएगी अब? मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ, हाँ। अगर खेड़ा साहब का अगर ये तुरुप का पत्ता चल गया जो उन्होंने बखेड़ा खड़ा करा है, हाँ। तो उससे उनको जाना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि एंड टाइम पे जो कुछ करना था उन्होंने किया है। हाँ। अब इससे देखिए, आपके ऊपर अगर आपके दामन पे अगर दाग लगते हैं ना साहिल जी, तो जाहिर सी बात है आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके इष्ट लोग आपसे किनारा तब तक कर लेंगे जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं होगा जी। अगर आरोप सिद्ध हो गया तो जाहिर सी बात है वो जो किनारा है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर आप आरोप मुक्त हो जाते हैं तो वो लोग आपको सिंपैथी देंगे। हाँ। तो ये जो आरोप लगे हैं वो सामान्य नहीं है, और घटना भी सामान्य नहीं है, ये असामान्य घटना है। और इसके मुझे लग रहा है जिसके चीटे और इसकी जो तपीस है वो लंबे समय तक जाएगी। आपको पता होगा पूरी मिनिस्ट्री, पूरी मशीनरी और पूरा भाजपा कैडर और सरकार एकदम चुप है, शांत है, इस मुद्दे को लेके कोई भी नहीं है। हम चैनलों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाते हैं तो उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि आप इस मुद्दे को फिलहाल मत बोलो। तो जाहिर सी बात है सरकार भी इस चीज को समझ रही है कि दाल में कुछ काला है। और इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, इसमें संघ की तरफ से एक लेटर गया हुआ है, हालांकि डेली 24 भारत उसको पुष्टि नहीं करता है, सूत्रों के हवाले से लेटर हमारे पास है, डेली 24 भारत की फाइलों में वो लेटर लगा हुआ है, हमारे पास आ चुका है। उसमें सख्त हिदायत मोहन भागवत की तरफ से प्रधानमंत्री जी को दी गई है कि इस व्यक्ति को, हिमता विश्व शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, कि इनको हटाने के लिए हमने आपको पहले ही आगाह करा था, लेकिन आपने नहीं हटाया। क्या मजबूरियां हैं, क्या इस तरीके से हैं, और तमाम सारे उन्होंने इस तरीके का आरोप वगैरह लगाए हैं। अगर वो लेटर की सही है, उसकी सच्चाई सही है, तो आप ये कह सकते हो ये आरोप है, सही है जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो युवाओं और महिलाओं से ज़्यादा संख्या में वोट करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हर वोट से प्रदेश का भविष्य तय होगा। तो पीएम मोदी ने मतदान के लिए लोगों से ये अपील की है। बता दें कि आज 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। केरलम, असम और पुडुचेरी में लगातार सुबह से वोटिंग प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं कर्नाटक की 2 विधानसभा सीटों बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण पर सुबह से मतदान जारी है। बागलकोट सीट से वरिष्ठ कांग्रेस विधायक एच.वाई. मेती और दावणगेरे दक्षिण सीट से शमनूर शिवशंकरप्पा के निधन के कारण उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया। मतगणना 4 मई को होगी और राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इन उपचुनावों के परिणाम का राज्य की राजनीति पर तत्काल असर कम होने की संभावना है। लेकिन ये मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय माना जा रहा है। कांग्रेस की चुनौती है कि दोनों सीटों को बरकरार रखा जाए, जबकि भाजपा का लक्ष्य इन सीटों को जीतकर सत्तारूढ़ पार्टी को झटका देना है। वर्तमान में कांग्रेस नेतृत्व के अंदर आंतरिक सत्ता संघर्ष से जूझ रही है, इसलिए उपचुनाव का परिणाम पार्टी की प्रतिष्ठा और मतदाताओं के विश्वास को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि उपचुनाव में मतदान सक्रियता, मतदान प्रतिशत और क्षेत्रीय राजनीतिक रुझान दोनों पार्टियों की रणनीति और भविष्य की राजनीति को दिशा देंगे। वहीं विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा असम के जोरहाट स्थित एक मतदान केंद्र पर चल रहे विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालने पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और जनता के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।
उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वो बाहर आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। राज्य मंत्री ने बताया कि मतदान केवल एक अधिकार नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं से विशेष रूप से आग्रह किया कि वो उत्साहपूर्वक मतदान में भाग लें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाएं। पवित्रा मार्गेरिटा ने कहा कि हर वोट राज्य के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद उन्होंने मतदाता जागरूकता और लोकतंत्र के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वो अपने परिवार और समाज के अन्य सदस्यों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। असम में इस बार रिकॉर्ड मतदान की उम्मीद जताई जा रही है और पवित्रा मार्गेरिटा का संदेश इसे और बढ़ावा देगा। वहीं गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र की आर्य नगर कॉलोनी में एक किराए के मकान के अंदर बच्चों के बीच हुआ मामूली विवाद खूनी वारदात में बदल गया। जानकारी के मुताबिक मकान में बच्चों को गेम खिलाया जा रहा था। तभी खेल के दौरान दो बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी किशोर ने दूसरे बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भारी भीड़ को देखते हुए तत्काल हालातों पर काबू पाया गया। मामला अलग अलग समुदाय से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए मौके से भीड़ को हटाया और स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। मृतक का परिवार मूल रूप से फिरोजाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक के पिता नई मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। परिवार में मोबिन, फरहान, जैद और बहन इल्मा शामिल है। बताया जा रहा है कि ये परिवार आर्य नगर कॉलोनी में जाकिर नामक व्यक्ति के मकान में पिछले करीब 2 महीने से किराए पर रह रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। यहाँ पे ये हुआ, मेरा बच्चा दुश्मनी से मारा। अच्छा। गेम खेलने आया था, दुश्मनी से मारा और 2 जगह चाकू दिया। सारे ये पूरे लोग होंगे जितने गेम खेल लोगे सारे होंगे। गेम खेलने पर विवाद हुआ, इन लोगों ने मेरे बच्चे को मार पीट के वहाँ से गेट बंद कर दिया, सफाई सुथराई सारी कर दी है। मेरा बड़ा बेटा, उसके आप खून देख सकते हैं यहाँ पे सना हुआ। अच्छा। और मेरा बेटा मरा जो है उसके कहीं खून का निशान नहीं है। अच्छा। ठीक है ना, जैसे मेरा बच्चा का जवान कमाने वाला वैसी इंसाफ मुझे चाहिए। क्या नाम है बच्चे का आपके? फैजान। मेरे भाई को मतलब चाकू मार दे गया। क्या नाम है भाई का? वो फैजान। फैजान कहाँ गया था सुबह? फैजान गया था गेम में। कहाँ, कौन सी जगह? वो कुमारे को चौक में गया था मतलब। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ? वहाँ उसके साथ झगड़ा हुआ होगा आपस में, तो जब ही ऐसा हुआ है फिर हमें खबर मिल गई थी। क्या हुआ है उसके साथ? उसके साथ चाकू मार दे गया है मतलब। कितने लोगों ने चाकू मारा, कुछ पता है? एक ने चाकू मारा है। अच्छा। वो बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे गेम, वहाँ पे ना उसमें गेम में आपस में लड़ाई हुई और आपस वाले बच्चे ने लौंडे का हमारे भतीजे के चाकू मार दिया। क्या नाम है उसका और कितनी उम्र है? 14-15 साल का है। नाम क्या? फैजान। जिसके चाकू लगा उसके फैजान नाम। तो वहाँ रेगुलर जाता था? हाँ, रोजाना नहीं, 2-4 दिन चले आता था खेलने। अब क्या कहना है आपका? अब कहना ये है कि हमारा इंसाफ होना चाहिए, जैसा हमारा गया ऐसे उनका जाना चाहिए। भांजा मेरी बहन का लड़का है वो। क्या नाम है उसका? फैजान। कितनी उम्र? 16 साल का है। 16 साल का। क्या मामला हुआ था जो सूचना मिली आपको कि वहाँ? हमें तो ये फोन आया मेरे बहन के घर से कि फैजान को किसी ने चाकू मार दिया है। तो हम तो पटेल नगर एकदम वहाँ से भाग कर आए यहाँ पे, तो पता चला हमें वो GTV में है, वो खत्म हो चुका है। आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम तो इंसाफ चाहते हैं। यहाँ पे ये हुआ, मेरा बच्चा दुश्मनी से मारा। अच्छा। वहीं मुजफ्फरनगर में मिशन शक्ति 5 अभियान को प्रभावी रूप से लागू किया गया, जिसका उद्देश्य छात्राओं को सशक्त बनाना और उन्हें प्रशासनिक कार्यों का अनुभव देना है। इस पहल के अंतर्गत जिले भर की छात्राओं को एक दिन के लिए पुलिस और प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिससे उनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके। मिशन शक्ति के द्वितीय चरण में BSc की छात्रा लक्ष्मी वर्मा को एक दिन के लिए क्षेत्राधिकारी CO बनाया गया। वहीं 12वीं की छात्रा नैन्सी वर्मा को कोतवाली प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ अपने कार्यों का निर्वहन किया और पुलिस व्यवस्था को समझने का अवसर प्राप्त किया। इस अभियान के माध्यम से छात्राओं को न केवल प्रशासनिक प्रणाली की जानकारी मिली, बल्कि उन्हें समाज में अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से समझने का अवसर भी मिला। मुख्यमंत्री की तरफ से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। वहीं मुजफ्फरनगर में कचहरी परिसर की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कोतवाली प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
इस अभियान के दौरान पुलिस ने कचहरी परिसर और आसपास के इलाकों में खड़े वाहनों की गहन जांच की। पार्किंग में खड़ी कारों और बाइकों की भी बारीकी से चेकिंग की गई ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखते हुए पूछताछ भी की और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया। कचहरी जैसे संवेदनशील स्थान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि अभियान चलाया गया जिससे आमजन में सुरक्षा का भरोसा बना रहे। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस तरह के सघन चेकिंग अभियान जारी रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचाव किया जा सके। वहीं मुजफ्फरनगर में नवागत एसपी सिटी अमृत जैन ने अपना चार्ज संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी और जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। एसपी सिटी अमृत जैन ने अपराधों पर सख्त नियंत्रण की बात करते हुए स्पष्ट किया कि जिले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उन्होंने पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों से निष्पक्ष और सहयोगात्मक भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई। इसके बाद एसपी सिटी कार्यालय में पत्रकारों के साथ एक औपचारिक बैठक भी आयोजित की गई जिसमें कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि आमजन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को मजबूत करना और अपराध मुक्त वातावरण बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आप सभी का। मैं अमृत जैन, मैंने एक दो दिन पहले ही एसपी सिटी मुजफ्फरनगर का कार्यभार संभाला है और प्राथमिकताएं जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं और जो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता है, जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर और क्राइम के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और महिला के विरुद्ध अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और जो नए तरह के अपराध आ रहे हैं, साइबर क्राइम हो गया या फिर और अन्य तरह के डिजिटल अरेस्ट हो गया, तो इन सभी अपराधों पे एक सतत निगरानी मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा रखी जाती रही है और आगे भी रखी जाएगी। और इसके अलावा हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी समय समय पर कई तरह के अभियान चलाते रहे हैं, तो उन सभी अभियानों का भी गहनता से उसका अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाए। जन सुनवाई का क्या टाइम रहेगा कार्यालय में? जन सुनवाई का जो टाइम शासन द्वारा निहित है 10 से 2 वो ही हम लोग का टाइमिंग रहेगा। और इसके अलावा भी अगर कोई हमसे पर्सनल अगर कोई बात बताना चाहते हैं तो हमेशा हमारे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, कभी भी आके हम कोई भी बात वो बता सकते हैं। वहीं हापुड़ जनपद के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सद्दिकपुरा में अज्ञात चोरों ने एक बंद पड़े घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण व नकदी चोरी कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार सद्दिकपुरा निवासी आदिल पुत्र निसार अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने सोने घर का फायदा उठाते हुए मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर घुसकर अलमारी व बक्सों को खंगाल डाला। चोरों ने घर में रखे कीमती जेवरात और हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना का पता उस समय चला जब पीड़ित परिवार वापस लौटा। घर का टूटा ताला और बिखरा सामान देखकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पिलखुआ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों का सुराग लगाया जा सके। थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि जल्द ही चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने जो ना तोड़ी, पहले बाहर से कुंडी तोड़ के सीधे अंदर आके उन्होंने गेट तोड़ के फिर उसने सेपल मारी तोड़ी, यहाँ से सेपल मारी तोड़ के इसको तोड़ी, इसे तोड़ के फिर एक अंदर की ओर उसको तोड़ी, दराज तोड़ने के बाद इतना बड़ा झोला था, उसके अंदर भी चीज थी मेरी वाइफ की। कितना नुकसान है? नुकसान है कम से कम करीबन 4-5 लाख रुपए का। और उसके अंदर जो है मेरी 1 साल हो गया शादी को, 1 साल मेरी शादी हुई है। और इसके अंदर मैं जिस टाइम दुकानदारी करता हूँ, मेरा बाजार होगा पैठ होगा, मैं जिस टाइम बाजार जाता हूँ तो मैं इसके अंदर अपने पैसे रखता हूँ आके। तो यूँ देखो यहाँ से टूटा हुआ, इसके अंदर थे मेरे पैसे 60-65 हजार रुपए थे मेरे, वो भी निकाल के ले गए। 60-65 हजार रुपए के थे। ये इसकी गुल्ले के इसमें मुझसे ले लेंगे 150 रुपए, जो भी इसके 900 रुपए थे इसके अंदर जुड़े पैसे, वो भी ले गए। तो इस ये यहाँ पे था, इतना बड़ा झोला था सर, बार बार बतला रहा हूँ, उसके अंदर चीज थी, वो सारा कुछ निकाल के ले गए। और उन्होंने यहाँ भी रखा था पाँव, उन्होंने यहाँ पाँव रख के देखा था इस कट्टे के अंदर क्या है। इसके अंदर तो मेरा सामान था, इसमें से कुछ नहीं ले गए वो, ठीक है। उन्होंने जो ना वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस की तरफ से सघन पैदल गश्त की गई।
नवागत एसपी देहात अक्षय महादिक के नेतृत्व में ये गश्त संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में की गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा सके। इस दौरान सीओ बुढ़ाना, शाहपुर और रतनपुरी थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। पुलिस टीम ने महावीर तिराहा, छोटा बाजार और बड़ा बाजार जैसे प्रमुख इलाकों में पैदल मार्च करते हुए आमजन से संवाद किया और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी गई और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अपराध पर नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। इस पैदल गश्त का उद्देश्य क्षेत्र में अपराधियों में भय और आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। पुलिस प्रशासन ने कहा कि आगे भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे। आज दिनांक 8 अप्रैल 2026 को बुढ़ाना सर्कल के सारे थाना की जितनी पुलिस फोर्स है और साथ ही साथ पीएसी, बुढ़ाना सर्कल के सीओ गजेंद्र और थाना एसओ और बाकी सारे चौकी इंचार्ज, इनके साथ पूरा एक क्षेत्र का रूट मार्च करा गया, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने की पब्लिक को अपील करी गई और ऐसे रूट मार्च आगे भी निकाले जाएंगे ताकि पब्लिक में एक दृढ़ विश्वास बना रहे कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलर्ट है। तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपके देहात क्षेत्र में जितना भी क्राइम है, क्राइम प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना, ये प्राथमिकता है। वहीं गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर बुधवार देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर भीषण हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार में चल रही कार अचानक बेकाबू हो गई और कई बार पलटती चली गई, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि गनीमत रही कि कार में लगे एयरबैग समय पर खुल गए, जिससे कार में सवार बच्चे समेत सभी लोग बाल बाल बच गए। इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाया। इसके बाद यातायात को सुचारू रूप से बहाल किया गया। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया हादसा तेज रफ्तार और वाहन के नियंत्रण खोने के कारण हुआ है। मामले की जांच की जा रही है और वाहन चालक से भी पूछताछ जारी है। वहीं गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र स्थित एक सोसाइटी में युवती की संदिग्ध मौत के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। पुलिस जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में घटना से जुड़े अहम तथ्यों सामने आए हैं, जिनमें युवती के अकेले होने की पुष्टि हुई है। पुलिस के अनुसार सूचना मिलते ही थाना पुलिस फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण में पाया गया कि युवती लिफ्ट में अकेले दाखिल हुई थी और ऊपरी मंजिल पर भी अकेले ही पहुंची थी। प्रारंभिक जांच में मामला सुसाइड का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर 7 अप्रैल 2026 को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। 8 अप्रैल को परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले गए, जहां विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि शव को जबरन कब्जे में लेने की बात पूरी तरह गलत है और अंतिम संस्कार परिजनों की सहमति से हुआ। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच में जुटी है, ताकि सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके। कल दिनांक 7 अप्रैल को थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में स्थित एक सोसाइटी पर सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास एक युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस, फील्ड यूनिट तथा फॉरेंसिक यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा गहनता से साक्ष्य एकत्रित किए गए। इसमें आसपास के लोगों से पूछताछ तथा सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से ये पाया गया कि मृतक युवती द्वारा लिफ्ट में अकेले ही प्रवेश किया गया था तथा ऊपर के तल तक अकेले ही पहुंचा गया। इसमें परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 7 अप्रैल को ही थाना क्षेत्र इंदिरापुरम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई गई तथा पोस्टमार्टम के उपरांत सबको परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आज उसी क्रम में दिनांक 8 अप्रैल को परिजनों के द्वारा दिन में लगभग 12 बजे के आसपास सबको अंतिम संस्कार किए जाने हेतु शमशान घाट स्थल लाया गया। पुलिस द्वारा सबको कब्जे में ले जाने की बात पूर्णतः असत्य है। इसमें परिजनों द्वारा शमशान घाट स्थल पर मृतका के शव का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार उनकी पूरी सहमति और संतुष्टि के उपरांत संपन्न कराया गया। दर्ज हुए अभियोग में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कल दिनांक 7 अप्रैल को थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में स्थित एक सोसाइटी पर सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास एक युवती का शव। उधर ग्रेटर नोएडा में फूड पॉइजनिंग के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए खाद्य विभाग ने जगत फार्म स्थित रोशनी एगरोल कॉर्नर को बंद करा दिया है। एगरोल और चिकन रोल खाने से कई लोगों के बीमार होने की सूचना के बाद प्रशासन हरकत में आया। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दुकान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान साफ सफाई में गंभीर कमियां पाई गई, जिससे जन स्वास्थ्य को खतरा माना जा रहा है।
इसी के चलते खाद्य पंजीकरण को निरस्त कर दुकान के संचालन पर तत्काल रोक लगा दी गई है। टीम ने खाद्य पदार्थों के नमूने भी एकत्रित कर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि खाद्य सामग्री में किसी प्रकार की मिलावट या संक्रमण तो नहीं था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि आगे की कार्रवाई लैब रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद इलाके में अन्य खाद्य दुकानों की भी जाँच तेज कर दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।